अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उद्दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुर्की के ज़लज़ले हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से आए हैं। इस पर बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है सोशल मीडिया पर और मुझे यूँ लगता है कि ज़्यादातर बहस गलत डायरेक्शन में जा रही है। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं हार्प टेक्नोलॉजी पर एक और वीडियो बनाऊं, क्योंकि इससे पहले भी मैं हार्प टेक्नोलॉजी पर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। मैं लोगों पर यह वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि तुर्की के ज़लज़ले, उनका हार्प टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़लज़ले जमा का सिगा इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि इससे पहले भी तुर्की में ज़लज़ले आते रहे हैं, लेकिन आपको हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में मुस्तनद इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो भांत भांत की थेरीज इस वक्त मार्केट में बिक रही हैं हार्प के नाम पर, उनका खात्मा हो और हमें समझ आए कि हार्प टेक्नोलॉजी है क्या, वो क्या कर सकती है, वो मौसमों के साथ क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। 1993 में सबसे पहले अलास्का की स्टेट में अमेरिकन यूएस एयरफोर्स, नेवी और डार्पा, 3 मुख्तलिफ एजेंसीज ने मिलकर एक प्रोजेक्ट लगाया जिसे हार्प प्रोजेक्ट कहा जाता है। अगर आज आप हार्प प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहें तो बड़े आराम से आप जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर हार्प प्रोजेक्ट की वेबसाइट का एड्रेस भी दे रहा हूँ ताकि आप उनकी वेबसाइट को जाकर भी विजिट कर सकें। हार्प से बनता क्या है? हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को जब 1983 में शुरू किया गया तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होना शुरू हो गई और बहुत सी थेरीज बनना शुरू हो गई कि ये प्रोजेक्ट इंसानियत के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। 2014 में इस प्रोजेक्ट को अलास्का यूनिवर्सिटी को शिफ्ट कर दिया गया, इसे नॉन क्लासिफाइड प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी जाकर इस प्रोजेक्ट को देख भी सकता है। जाहिर बात है कुछ इजाज़तों की ज़रूरत तो होगी और इसे आम लोगों के लिए भी ओपन कर दिया गया है। हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या होगा और इस टेक्नोलॉजी का मकसद क्या है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हार्प टेक्नोलॉजी का मकसद ये है कि ज़मीन के ऊपर एटमॉस्फेयर की जो तह है उसको गर्म किया जाए, उसको स्टडी किया जाए। इस तय को आयोनोस्फेयर कहा जाता है। आयोनोस्फेयर मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ और स्पेस और ज़मीन के बीच में आयोनोस्फेयर का एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस को हम स्टडी करना चाहते हैं। स्टडी करने की वजूहात तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो है मिलिट्री पर्पस के लिए। हम ये देखना चाहते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी इस जगह पर आयोनोस्फेयर में किस तरीके से बिहेव करती है, और अगर हम आयोनोस्फेयर को चेंज करते हैं, उसकी कंपोजिशन को चेंज करते हैं, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी, स्पेशली वेरी लो फ्रीक्वेंसी और एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी, इन पर क्या इफेक्ट आएगा। एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज से शुरू होती है और वेरी लो फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम्स में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर और मिलिट्री की कम्युनिकेशन पर क्या फ़र्क आएगा। मैं आपको यहाँ पर आयोनोस्फीयर की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ तह हैं। जब हम ज़मीन की सरफेस से जाते हैं तो डायरेक्टली स्पेस में नहीं चले जाते, बल्कि ज़मीन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता गैस के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी गैस की तह कम होती जाती है। इन तहों को समझाने के लिए, इन लेयर्स को समझाने के लिए मैं प्याज की मिसाल लूँगा। प्याज की एक परत उतारते हैं तो दूसरी आ जाती है, तीसरी लेयर आ जाती है, चौथी लेयर आ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से ज़मीन के ऊपर भी मुख्तलिफ लेयर्स हैं और फिर हम जाकर स्पेस में दाखिल होते हैं, डीप स्पेस में जाते हैं। अगर हम ज़मीन से 60 किलोमीटर ऊपर जाएं तो आयोनोस्फेयर शुरू हो जाएगा और 1000 किलोमीटर ऊपर तक आयोनोस्फेयर रहेगा। ये वो जगह है जिस पर हार्प टेक्नोलॉजी इस वक्त काम कर रही है। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आयोनोस्फेयर ने किस तरीके से ज़मीन को एक शील्ड के तौर पर हर तरफ से घेरा हुआ है। सूरज से जब रेडिएशंस आती हैं तो वो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं और ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है, ताकि वो ज़मीन पर डायरेक्टली ना आ सके। उनमें से कुछ तो ज़मीन तक पहुँच जाती हैं, लेकिन सारी नहीं आ सकती। सोलर विंड और सूरज की रेडिएशन अब ऐसी जगह ढूंढती हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निस्बतन वीक हो, और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ज़मीन के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड निस्बतन कम है। इसलिए जब ये विंड्स और ये रेडिएशन यहाँ पर आती हैं तो ये आकर यहाँ के गैस के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करती हैं।
इसका मतलब यह है कि हमारे पास मॉलिक्यूल या एक एटम है, एटम से आपको ज़्यादा आसानी होगी, एक एटम है और उस पर आकर एनर्जी फॉल करती है। तो अब उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे और कुछ अरसे के बाद वो वहाँ पर रहकर वापस आएंगे और एक रोशनी छोड़ेंगे। इसीलिए हमें नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर अरोरा मुख्तलिफ किस्म की रोशनियाँ आसमान पर नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में है तो वो एटम को छोड़ जाएगा एनर्जी हासिल करके। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्लाज्मा बनना शुरू हो जाता है। प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है जिसमें गैस के आयॉन्स और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ये तो बात हो रही थी जब सूरज से यानी एक्सटर्नल रेडिएशन आकर गैस से इंटरेक्ट करते हैं और वो प्लाज्मा बनाती हैं। लेकिन अगर यही काम हम ज़मीन से करें, अंदर की साइड से करें कि हम 2 एंटीने लें और उनके ज़रिए ज़मीन के अंदर आयनोस्फीयर पर मुसलसल रेडिएशन बरसाना शुरू कर दें, कुछ ऐसी जगह पर जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा होंगे, एनर्जी मिलेगी, वहां पर प्लाज्मा की चादर बनना शुरू हो जाएगी आयनोस्फीयर में। तो अब आप इमेजिन करें कि ज़मीन के ऊपर एक चादर बनती जा रही है प्लाज्मा की, और इस चादर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और गैस के आयनाइज्ड एटम्स हैं। आयनोस्फीयर एक फिल्टर के तौर पर भी काम करती है। तो अगर ज़मीन से रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है, रेडियो का सिग्नल आ रहा है, तो कुछ रेडियो के सिग्नल्स को ये वापस भेज देगी और कुछ सिग्नल इसमें से पेनिट्रेट कर जाएंगे। अगर आने वाली फ्रीक्वेंसीज बहुत कम है, हमने एक एंटीना लगा दिया जो कि लो फ्रीक्वेंसी फेंक रहा है, तो ये जो बैरियर है उन्हें वापस भेज देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। इसीलिए रात को हमें रेडियो के स्टेशन दूर दूर तक नज़र आते हैं। तो रेडियो वेव जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी और ज़मीन के एक दूसरे हिस्से में हमें सुनने को मिलेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, हम VLF बैंड की तरफ जाते हैं और फिर 100 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बाहर की तरफ निकल जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। आपने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है और उस सिस्टम ने कम्युनिकेट करना है ज़मीन से सैटेलाइट तक, तो क्या आप 100 मेगाहर्ट्ज़ से कम की फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेशन करेंगे या ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी पर करेंगे? जाहिर बात है आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर करेंगे ताकि वो आयनोस्फीयर से बाहर निकल सके और सैटेलाइट तक पहुंच सके। यही काम कर रहा है हार्प का प्रोजेक्ट। हार्प का प्रोजेक्ट आयनोस्फीयर के कुछ हिस्सों को गर्म कर रहा है और वो गर्म कर रहा है 3.6 मेगावाट की एनर्जी से, जो कि एंटीनों की मदद से डायरेक्टली आयनोस्फीयर को दी जा रही है। जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जा रही है रेडियो वेव्स की, जिनके ज़रिए आयनोस्फीयर को गर्म किया जा रहा है, वो HF बैंड में है और वो 2.8 से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज़ तक हो सकती हैं। 180 एंटीने लगाए गए हैं अलास्का की स्टेट के एक हिस्से में और 40 एकड़ का रकबा है जो कि ये कवर कर रहा है। तो हम यहाँ पर हाई पावर्ड, हाई एनर्जी फेज्ड एरे एंटीनाज लगाते हैं, जो एंटीनाज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और इसका मकसद ये है कि हमने आयनोस्फीयर को गर्म करना है। हीटिंग पैटर्न में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ हीटिंग पैटर्न है। जो बीम ऊपर जाती है एंटीना की और वो गर्म कर रही है, वो बीम हम उसको मूव भी कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ पैटर्न्स में भी, हम एक वॉल की शक्ल में भी हीटिंग कर सकते हैं। -30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ये बीम या एंटीना मूव कर सकता है, तो इसके ज़रिए हम अपने एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी बता दूं कि जिस हिस्से को आयनोस्फीयर के हम गर्म करते हैं वो एक लेंस के तौर पर काम करता है। तो जब उस हिस्से पर सिग्नल डाले जाते हैं तो वो उनको मैग्नीफाई करता है और जिस एंगल से हम उसे हीट कर रहे हैं वो उस ज़मीन पर उसे रिफ्लेक्ट करता है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आपको एक ज़मीन भी नज़र आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि हम बड़ी दूर से एक हिस्से को, आयनोस्फीयर के एक हिस्से को गर्म कर रहे थे और उसके बाद हमने जब कम्युनिकेशन शुरू की तो उसने जो सिग्नल हमने भेजा उसे मैग्नीफाई किया और वापस एक दूसरे इलाके की तरफ भेजा। इसके 2 फ़ायदे हो सकते हैं। एक फ़ायदा तो ये हो सकता है कि अगर आप दूर के इलाकों में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और आपकी फ़ौजें वहाँ पर हैं, आपके टैंक्स वहाँ पर हैं, आपकी इन्वेंट्री वहाँ पर है, आपके इवन जहाज़ वहाँ पर है, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर वहाँ पर दुश्मन की कम्युनिकेशन सिस्टम है तो आप इतनी एनर्जी, इतना सिग्नल दें कि वो जाकर उस आयनोस्फीयर के हिस्से पर लगे जो कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर काम कर रहा है और फिर दुश्मन के इलाके पर गिरे और वहाँ की सारी कम्युनिकेशन को
इंटरफेरेंस के जरिए तबाह कर दें। ये सारा काम सूरज कर रहा होता है और सूरज दिन में 37,000 गुना ज़्यादा एनर्जी पर स्क्वायर मीटर हमारे आयनोस्फीयर को दे रहा होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक ऐसा अननेचुरल काम कर रहे हैं जो कि कुदरत में अवेलेबल नहीं है। हार्प के बारे में बहुत से ऐसी चीज़ें हमारे साथ शेयर की गई जिसका ताल्लुक फ़िलहाल हार्प के साथ नहीं है। विकिपीडिया ने कुछ अर्से पहले अपनी वेबसाइट पर बताया कि हार्प के लिए 5.1 गीगा वॉट की इफेक्टिव रेडिएटेड पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इतनी ज़्यादा पावर है कि एक मर्तबा पूरी दुनिया चौंक गई। लेकिन फिर बताया गया कि अगर हमने इतनी पावर का इस्तेमाल करना है, इफेक्टिव पावर को हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि नीचे एक बीम है और ऊपर मतनाही ना ख़त्म होने वाली स्पेस है और उसे आयोनाइज करना है तो फिर हमें कितनी पावर चाहिए होगी। हम किसी हिस्से की बात नहीं कर रहे, हम जितनी भी स्पेस उसके 30 और -30 डिग्री के एंगल में आएगी उससे हमने अगर गर्म करना है तो फिर हमें 5.1 गीगा वॉट की एनर्जी चाहिए होगी जो कि वहाँ पर भेजी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हम प्रैक्टिकली 3.6 मेगावाट को इंड्यूस करते हैं आयनोस्फीयर पर। और उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप तस्वीर में देखें तो आपको पता चलेगा कि हार्प के गिर्द आपको कोई भी पावर प्लांट नज़र नहीं आ रहा। तो 5.1 गीगा वॉट्स आएगी कहाँ से, ये भी एक सवाल है। आपको तो एक छोटी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है और अगर इस बिल्डिंग के भी अंदर जाकर हम देखें तो हमें 5 जनरेटर नज़र आएंगे, डीजल जनरेटर। एक जनरेटर यहाँ पर आपको दिखाया गया है और इन 5 जनरेटर्स के ज़रिए हम 5.1 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस वक्त अमेरिका का जो सबसे बड़ा प्लांट है, जो कि मैं आपको पेलो वर्डे पावर प्लांट दिखा रहा हूँ, वो 3.9 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी। और ये एक नॉन हाइड्रोलिक यानी पानी से चलने वाला प्लांट नहीं है, बल्कि गैस से और ऑयल से चलने वाला और बिजली बनाने वाला प्लांट है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा प्लांट है और इतना बड़ा प्लांट आपको अलास्का में हार्प के इर्द गिर्द कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें, ज़लज़लों का आना और हार्प वेदर को, मौसमों को कंट्रोल कर सकती है, ये चीज़ें आई कहाँ से हैं? मैं आपको इन चीज़ों का माखज़ बताने जा रहा हूँ। तो हम चलते हैं एक प्रोफेसर की तरफ जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर बर्नार्ड ईस्टलैंड। और डॉक्टर बर्नार्ड साहब MIT के प्रोफेसर थे, प्रॉपर डॉक्टर थे, और उसके साथ साथ वो एक कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था आर्को। आर्को अलास्का में गैस और ऑयल पर काम करती थी, उसे निकालती थी और दूर दराज के इलाकों में भेजती थी। उस वक्त डॉक्टर बर्नार्ड ने बहुत से रिसर्च पेपर लिखे और उन्होंने आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। मैं आपको यहाँ पर एक किताब भी दिखा रहा हूँ जो कि उनसे माखिज है और इसमें लिखा गया है होल्स इन द हेवन हार्प। अगर आप देखें तो हार्प को उनके साथ मंसूब किया गया है। ये वो ज़माना था जब आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी थी कि आप गैस को लिक्विफाई करके एक जगह से दूसरी जगह भेजें। तो बहुत मुश्किल होती थी गैस को अलास्का के दूर दराज इलाकों में भेजना जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। तो डॉक्टर साहब ने, जो कि प्लाज्मा फिज़िक्स पर भी बहुत ज़्यादा महारत रखते थे, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा और उस रिसर्च पेपर में उन्होंने बताया कि हम अलास्का की गैस से क्या क्या काम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर 1985 में पब्लिश होने वाले इस रिसर्च पेपर की शक्ल भी दिखा रहा हूँ, तस्वीर भी दिखा रहा हूँ और इसका नंबर दे रहा हूँ। पेटेंट नंबर है, आप इसे चेक कर सकते हैं, इस तस्वीर में भी लिखा हुआ है और वो पेटेंट नंबर है 4686605। 4686605। अभी भी ये पेटेंट डॉक्टर साहब के नाम है। इस पेपर का जो नाम है उसको मैं सिंपल वर्ड में अगर बताऊं तो वो ये है, अल्टरिंग अ रीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड और मैग्नेटोस्फेयर। तो हम किस तरीके से आयनोस्फेयर या मैग्नेटोस्फेयर को चेंज कर सकते हैं, ज़मीन के गिर्द जो तय है उसको चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी टॉर्च बनाई जाए जो कि गैस से चली और उस गैस का इस्तेमाल किया जाए और हम आयनोस्फेयर को गर्म करें और उसके ज़रिए हम आयनोस्फेयर को चेंज करें। क्योंकि वो ये कहते थे कि जब हम आयनोस्फीयर को गर्म करेंगे तो वहाँ पर प्लाज्मा प्रोड्यूस होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और वहाँ पर आयनाइज एटम प्रोड्यूस होंगे। और ये दोनों चीज़ें ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड, स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करते हैं, तो अब ये चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ
ऑसिलेट करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि दो एंटीना है जो कि आयनोस्फीयर को गर्म कर रहे हैं, यानी ज़मीन के एटमॉस्फेयर को गर्म कर रहे हैं। अब वहाँ पर जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करेंगे। जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो अब हमारे पास जो कम्युनिकेशन के पैटर्न है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आयनोस्फीयर, आपको याद है मैंने बताया था कि एंटीना से जो रेडियो वेव कम फ्रीक्वेंसी की जाती है उसको दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करते हैं ज़मीन के किसी और हिस्से में। लेकिन अगर आयनोस्फीयर को हमने तोड़ दिया, प्लाज्मा में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद उसके चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, ज़मीन के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जा रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस को लेते हुए, तो आपको डिपिक्शन के लिए ये तस्वीर देख रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि आयनोस्फीयर में एक बबल आ गया है और इस बबल पर जब आप सिग्नल भेजेंगे तो वो उसे रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर सकेगा, वो किसी तरफ उसे भेज नहीं सकेगा। तो डॉक्टर साहब का ये कहना था, अब ये सारी बात डॉक्टर साहब की हो रही है, डॉक्टर साहब का ये कहना था कि इसके ज़रिए हम दुश्मन की जितनी भी कम्युनिकेशन है, वेपन है, जहाज़ों की कम्युनिकेशन है, टैंक्स हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। और जब दुश्मन की कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू या इवन जो इंट्रा कम्युनिकेशन है आपस में वो ख़त्म होगी तो बहुत आसान होगा दुश्मन को शिकस्त देना। उसके साथ साथ यही काम करने के लिए कि हम किस तरीके से दुश्मन की कम्युनिकेशन को ख़त्म कर सकते हैं, 1962 में अमेरिका ने एक टेस्ट किया और उसमें एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब स्पेस में फोड़ा गया जिसे 1.5 मेगाटन का बॉम्ब कहा जाता है, जो कि 230 मील एल्टीट्यूड पर, ज़मीन से 230 मील ऊपर ले जाकर उसे एक्सप्लोर किया गया और उस पर रिसर्च की गई कि कैसे उसने आयनोस्फीयर को चेंज किया और उसके ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड को, कि चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस और मैग्नेटिक फील्ड के गिर्द चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू हो गए। ना तो कोई रेडार काम कर रहा था और ना ही कोई मिसाइल काम कर रहा था। तो हम यहाँ पर डॉक्टर बर्नार्ड की थेरीज को डिस्कस करें जो कि उन्होंने पेपर में दिया। ये हार्प टेक्नोलॉजी नहीं है। हार्प टेक्नोलॉजी का मैंने आपको बता दिया था कि वो गर्म करती है और वो गर्म करके देखना चाहती है कि वहाँ पर कम्युनिकेशन में क्या इफेक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ तक तो डॉक्टर साहब और हार्प टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हम उनकी वेबसाइट से मिलती हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था कि इसके ज़रिए हम वेदर्स को, मौसमों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम किसी जगह का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, कहीं टेम्परेचर कम कर सकते हैं और मुस्तकबिल में हम इसके ज़रिए तूफ़ान ला सकते हैं, बारिशें ज़्यादा बरसा सकते हैं, हम हरिकेन्स ला सकते हैं। उनकी सोच थी। लेकिन साथ साथ उनकी एक और थेरी भी थी जो कि बहुत अहम थेरी है और वो ये है कि हमारा दिमाग जब काम करता है तो ये छोटी छोटी रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करता है। इन रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज और इनके स्पेक्ट्रम में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो हमारा दिमाग जब काम कर रहा है तो वो भी रेडियो वेव के स्पेक्ट्रम में काम कर रहा है। और अगर आपने किसी का माइंड कंट्रोल करना है, दिमाग को कंट्रोल करना है या इवन उसे डिप्रेशन में लाना है, उसे मुतनफ़र करना है, आसान अल्फाज में अगर उसे कंफ्यूज करना है, आप यहाँ पर भी हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि 100 हर्ट्ज से नीचे नीचे हमारा दिमाग प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो अगर हम किसी एक जगह पर आयनोस्फीयर को गर्म करके वहाँ पर रेडियो वेव कंसंट्रेट कर दें तो वहाँ के लोगों के दिमागों के साथ इंटरफेरेंस के ज़रिए खेला जा सकता है, ऐसा कहना है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि हम अगर हार्प टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो इसके लिए हमें 100 गीगावाट की ज़रूरत होगी, ये उनका ख्याल था। और इसके लिए 5 मिलियन यानी 50 लाख एंटीने लगाने पड़ेंगे। ये इतनी ज़्यादा पावर है जो कि इस वक्त अमेरिका की तकरीबन 9% पावर के बराबर बनती है। तो अगर आप इस वक्त हार्प टेक्नोलॉजी डॉक्टर साहब वाली लगाना चाहते हैं तो आपको अमेरिका की 9% पावर देनी पड़ेगी और इसका जो रकबा होगा वो 51 मल्टीप्लाइड बाय 51 मल्टीप्लाइड बाय 51 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होगा। मैं इस वक्त आपको दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट दिखा रहा हूं जो कि है 11 गीगावाट का। और इस पावर प्लांट जैसे 18 प्लांट्स हों तो हम 100 गीगावाट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्लांट है। और क्या आपको अलास्का में ऐसे 18 पावर प्लांट्स नज़र आ रहे हैं? डॉक्टर साहब का ये भी कहना था जो कि कहीं ना कहीं से टेस्ला से आया था कि अगर हम इतने बड़े पैमाने पर
सेटअप लगा सकते हैं तो हम ज़मीन को एक पूरा का पूरा रेडियो एंटीना बना सकते हैं और ज़मीन के ज़रिए हम स्पेस में और दूसरी खलाई मखलूकों तक अपना सिग्नल पहुंचा सकते हैं। जबकि टेस्ला ने भी कुछ ऐसी ही बात की थी कि हम ज़मीन को एक घंटी की तरह बना सकते हैं जो बजेगी और दूर दूर तक उसकी आवाज़ें आएंगी। कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया डॉक्टर साहब की तरफ से कि हार्प टेक्नोलॉजी को हम ज़लज़लों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हार्प टेक्नोलॉजी जो कि इस वक्त ओपन है और आप जाकर उसे देख भी सकते हैं, ये नॉर्वे में भी है, रशिया में भी इसके एंटीनाज लगे हुए हैं, चाइना में भी लगे हुए हैं और यूरोप में भी बहुत जगह लगे हुए हैं क्योंकि हम आयनोस्फीयर पर काम कर रहे हैं। मैं ये तो समझ सकता हूँ कि हम वेदर में चेंजेस को हार्प के साथ कोई ना कोई मुमासलत दे सकते हैं और कह सकते हैं कि कोई ना कोई ताल्लुक, क्योंकि हम आयनोस्फीयर को गर्म कर रहे हैं तो वेदर चेंजेस में, मौसमों के तगय्युरात में कहीं ना कहीं हार्प टेक्नोलॉजी का अमल दखल हो सकता है। लेकिन ज़मीन के अंदर से ज़लज़लों को कंट्रोल करना हार्प टेक्नोलॉजी के बस की बात नहीं है और ना ही हार्प टेक्नोलॉजी ऐसा कर सकती है। तो जो भी ये बातें कह रहे हैं उन्हें हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में ना तो कुछ इल्म है और ना ही उन्होंने हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है। ज़मीन से ज़लज़ले इंसान दो टेक्नोलॉजीज़ की मदद से ला सकता है और लाए भी गए हैं, बल्कि आ गए। जब इंसान उन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहा था, उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में और ये भी बताऊंगा कि वो ज़लज़ले कहाँ पर आए, कितनी शिद्दत से आए और एक दिन में कितने ज़लज़ले आए। लेकिन वो टेक्नोलॉजी हार्प टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए अगर अब आपको कोई ये बता रहा है कि हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए तुर्की का ज़लज़ला आया, तो खुदा के वास्ते सबसे पहले तो क्रॉस क्वेश्चन कीजिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो कि आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरफ लेके जाते हैं। और कम से कम दिल में ये ज़रूर सोचिए कि इस बंदे ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो क्या इसकी आने वाली वीडियोस की अगली इन्फॉर्मेशन सही होगी। खुदारा हर आती हुई चीज़ में बह ना जाइए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इसका मतलब यह है कि आपको सोचने और समझने की सलाहियत दी है। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से ऐसे चैनल हैं जो आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे और कौन से ऐसे चैनल हैं जो कि हर वायरल चीज़ को वैसे ही बताएंगे जैसे कि इंसान सुनना चाहते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपना भी मुहासबा करेंगे और सोचेंगे और उन चैनल्स को देखना बंद करेंगे जो कि ये बता रहे हैं कि हार्प टेक्नोलॉजी ज़लज़लों की वजह से आ रही है या हार्प टेक्नोलॉजी को ज़लज़लों के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो आपसे व्यूज़ ले रहे हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ आपको डरा भी रहे हैं। और लाइल्मी हमारे दीन में एक बहुत बड़ी जुल्मत समझा जाता है। खुदा रहे इस लालमे से बाहर निकलें और उन लोगों की तरफ बढ़िए जो कि आपको सही नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।